आज हम करेंगे कविता वसंत आया। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। और इतना ही नहीं, एक चीज और, इसी कविता का दूसरा पार्ट भी है, नाम है तोड़ो। इस नाम की कविता को भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, पहले एक दो लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं इसकी, तो आपको यह कविता और अच्छे से समझ में आए। दरअसल वसंत आया कविता में कवि ने इस पूरी कविता में वसंत का जिक्र किया है। और वसंत एक ऋतु का नाम है जिसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, या यूं कहें कि सारी ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु वसंत ऋतु होती है। हालांकि आपके विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही मानते हैं और ऋतु राज भी इसको कहा जाता है, यानी सब ऋतु की राजा होती है वसंत ऋतु। अब बात आती है, वसंत ऋतु जब आती है तो हमें पता चलता है या नहीं चलता। एक्चुअल में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनके लिए एक नॉर्मल चीज हो जाती है कि हाँ ठीक है, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, इसके बाद और कोई वर्षा ऋतु आ गई। इस तरह से ऋतुएं बदलती रहती हैं, नॉर्मल वे में ले लेते हैं सभी लोग। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है ना, तब चारों तरफ हरियाली छा जाती है और एक अलग ही माहौल होता है। लेकिन फिर भी लोग नोट नहीं करते इस बात को कि हाँ वसंत ऋतु आ गई है। ऐसा बहुत कम लोग नोट कर पाते हैं। इसका रीजन ये है कि वो अपनी रेगुलर जो दिनचर्या है वो उसी में ही जीते रहते हैं, वो एक नॉर्मल वे में लेते हैं इसको। तो इसी बात को कवि ने थोड़ा उकेरा है, थोड़ा ज्यादा अंडरलाइन किया है कि लोगों को अपने कमाने धमाने या काम धंधों से फुर्सत ही नहीं है कि वो इन ऋतुओं की पहचान करें। हम एक्चुअल में अपने ही जीवन से इतने घुल मिल गए हैं कि बाहर की जो परिवर्तन है, बाहर के जो बदलाव हैं, उनमें क्या क्या हो रहा है ये हम अपने जहन में डालते ही नहीं है, या जो हमारे भाव हैं वो इन चीजों के लिए मर ही गए हैं एक तरह से। अब ऐसा ही कुछ इस कविता का लिखने का उद्देश्य है। लेकिन शुरू में हम पढ़ेंगे कि वसंत ऋतु जब आती है तो क्या क्या बदलाव होते हैं और क्या क्या अच्छी चीजें हो रही होती हैं उस समय, लेखक के साथ क्या क्या एहसास हुआ, वो बातें इस कविता में लिखी हैं। शुरू में क्या लिखा है एक बार जल्दी से सुन लो ध्यान से। देखो, दो बातें बताई हैं पहले पैराग्राफ में। क्या कि जैसे बहन अपने भाई को बुलाती है, ठीक ऐसे ही वसंत ऋतु आने पर चिड़िया कूक रही है, जैसे अपने भाई को बुला रही हो। मतलब एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया कूक रही थी। कवि को ऐसा लगा जैसे कोई बहन अपने भाई को बुला रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और जो दूसरी बात बताई है वो है सड़क के किनारे पीले पत्ते बिखरे हुए थे। जब कवि वहां से जा रहे थे सड़क पर, तो पीले पत्ते बिखरे हुए थे जो पैर के नीचे आ रहे थे। जब नीचे आ रहे थे तो उन पत्तों की आवाज आ रही थी। क्योंकि पत्ते जब सूख गए हैं, अब सूख क्यों गए हैं, दरअसल वसंत ऋतु आ गई है, वो सूखे हुए जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो नए नए हरे हरे लाल लाल पीले पीले पत्ते होते हैं वो नए नए आ जाते हैं। तो उनकी आवाज थी चरमराने की, तो वो चरमराने की आवाज आ रही थी। यही बात हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, शब्दार्थ भी बताऊंगा। देखो, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, तरु यानी पेड़, और जो पेड़ कैसा है, अशोक का, शायद अशोक का, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। अब इसके शब्दार्थ देख लो पहले, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। दा शब्द का अर्थ होता है भाई। जैसे आप कोलकाता साइड जाएंगे तो वहां पर दादा कहते हैं, दादा भाई को, तो वो है दा, तो वो भाई। और तरु का मतलब पेड़, और कौन सा पेड़ है वो यहां लिखा हुआ है अशोक का, शायद अशोक का, इसीलिए क्वेश्चन मार्क। क्योंकि का मतलब होता है कूकना, जब चिड़िया कूकती है उसको कहा है। देखो, जैसे बहन दा कहती है, जैसे बहन दा कहती है ना भाई को, अपने भाई को बुलाती है, ऐसे ही किसी बंगले के किसी तरु पर, यानी किसी पेड़ पर, शायद अशोक के पेड़ पर, कोई चिड़िया कूकी, कोई चिड़िया कूक रही है। ठीक ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहन अपने भाई को दा कहकर बुला रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। अब एक सड़क है जो चलती हुई है, चलती हुई का मतलब क्या है, सड़क तो वैसे रुकी रहती है, लेकिन जहां बहुत ज्यादा आवागमन हो, बार बार लोग आ रहे हो जा रहे हो, उसको चलती सड़क कहते हैं। तो चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, एक लाल बजरी पर चुरमुराए यानी हम मेरे पैरों के तले चुरमुरा रहे थे, कौन, पत्ते, वो नीचे लिखा हुआ है। देखो, ऊंचे तरवर से गिरे, ऊंचे ऊंचे तरवर से, तरवर का मतलब छायादार वृक्ष होता है, यहां लिखा हुआ है छायादार पेड़ कह लो, छायादार वृक्ष कह लो, तरवर कहते हैं। ऊंचे छायादार पेड़ के गिरे हुए बड़े बड़े पियराए पत्ते, पियराए का मतलब पीले पीले पत्ते जो छायादार पेड़ से नीचे गिर गए हैं। और चुरमुराए का मतलब चरमराने की आवाज को कहते हैं। तो क्या लाइन बनी, क्या हिंदी बनी, क्या व्याख्या बनी कि
चलती सड़क के किनारे, कि एक बार मैं चलती सड़क के किनारे जा रहा था जहां पर लाल बजरी पर चरमराने की आवाज आ रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे पांव के तले ऊंचे पेड़ के से हुए गिरे हुए कौन से बड़े बड़े पीले पत्ते मेरे पैर के तले आ गए थे, जिसकी वजह से चुरमुरा रहे थे, यानी उनकी आवाज हो रही थी। ये बसंत ऋतु में अक्सर होता है। तो उस टाइम ये कवि ने नोट किया, ये बात ध्यान में आई कि बसंत ऋतु शुरू हो गई है। तो आगे क्या हुआ वो भी है, देखो, देखते जाओ। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। कौन नहाई हो ये थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले बच्चों कवि का नाम मैंने क्या बताया था एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, ताकि देख सकूं कि कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि कवि कहता है कि सुबह का समय था और उस समय जब मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत गर्म हवा मेरे पास आई हो और फिरकी काट कर वो वापिस चली गई हो, गोल गोल घूम कर वो वापिस चली गई हो, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और वो हवा कैसी थी? वो गर्म थी। गर्म थी अर्थात गर्मी का मौसम आ जाता है, शुरुआत हो जाती है, तो वो गर्म गर्म हवा मुझे लग रही थी। और ये बात जब ऐसा एहसास हुआ, वही पत्तों वाली बात की चरमरा रहे थे, हवा वाली बात, इस तरह की 2-3 बातें से मुझे पता लगा कि दरअसल वसंत ऋतु आ गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यही बात लिखी हुई है, देखो। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। कौन? वो आगे लिखा हुआ है, खिली हुई हवा आई। खिली हुई हवा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म पानी से, अर्थात गर्म हवा थी, जैसे कोई गर्म पानी से नहाकर आता है, वो मेरे पास आई। और कब आई? सुबह 6 बजे। उस समय मैं एक फुटपाथ के किनारे पर चल रहा था, तब मुझे ये एहसास हुआ। फिर किसी आई, चली गई, मतलब उसने फिर किसी काटी, जैसे मेरे पास से आई हो और वापस चली गई हो, ऐसा मुझे एहसास हुआ। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते, मतलब मैं फुटपाथ पर चल रहा था, तब मुझे ये एहसास हुआ। कौन सा? ये वाली 2 लाइन जो मैंने अभी पढ़ी, उसका एहसास तब हुआ मुझे। कल मैंने जाना कि वसंत आया। ये मैंने तब जाना कि वसंत ऋतु आ गई है। आगे देखो, अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं कि ये बात मुझे तब भी पता चल गई थी कि एक दिन मेरी छुट्टी थी, आने वाला एक जो दिन था उसमें मेरी दफ्तर की छुट्टी थी। और वो छुट्टी किस लिए थी? दरअसल उस दिन बसंत पंचमी थी, और बसंत पंचमी के दिन जो छुट्टी थी, इसका मतलब यही था कि वसंत ऋतु आ गई है। ये बात मुझे कैलेंडर से भी पता चली, और ये छुट्टी से भी पता चली, और ऐसा मौसम परिवर्तन हो रहा था उससे भी पता चली। तो ऐसा कुछ अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन 3 पंक्तियों में शुरू की। देखो, और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। अब इस 2 पंक्तियों में बताया है कि यह बात मुझे कैलेंडर से मालूम हो गया था कि अमुक दिन, अमुक का मतलब होता है फला दिन, यानी कहते हैं ना कि फला आदमी ने फला कहा, तो ऐसा ऐसा वो फला फला है ना, वही है ये फला। अमुक का मतलब फला दिन फला वार को मदन महीने की होवेगी पंचमी। मदन महीना कौन सा होता है? इसको ही बसंत ऋतु का दूसरा नाम है मदन महीना। मदन ऋतु कहते हैं, मदन एक कामदेव का दूसरा नाम है, कामदेव ऋतु भी कहते हैं इसको। जो बसंत ऋतु है इसके 2-3 नाम कह सकते हो आप। कामदेव की ऋतु भी होती है, ये मदन ऋतु भी होती है, या मदन महीना होता है, ऐसा आप कुछ कह सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो फला दिन फला वार को मदन महीने की होवेगी पंचमी, मतलब वो पंचमी आ जाएगी, अर्थात वसंत पंचमी का दिन है। और ये बात दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। मतलब ये बात मुझे तब पता चली क्योंकि मेरे दफ्तर की छुट्टी थी, और ये बात प्रमाण थी, मतलब ये एक सबूत था कि उस दिन वसंत पंचमी है। आगे देखिए, आगे की 2-3 लाइन में ही नहीं बल्कि बाकी की बची हुई कविता में कह सकते हो, बाकी की बची हुई कविता में कवि ने कहा कि अब बसंत ऋतु में क्या क्या होता है, ये वैसे तो हमने नहीं इतना नोट किया, कभी भी इतना कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि हमारी भावनाएं ऋतुओं के प्रति अक्सर मरी हुई सी ही लगती है, मतलब हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसा ही मैं कवि भी कह रहे हैं कि मुझे इतनी बातें, यानी कि बसंत ऋतु में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, बसंत ऋतु में क्या क्या होता आया है, ये सारी बातें मैंने एक कविताओं में पढ़ी थी। मतलब आपने भी कविताओं में भी पढ़ी होंगी, है ना। बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जो बसंत ऋतु पर लिखी गई हैं। तो बसंत ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो सारी बातें हम पढ़ते हैं, एहसास हम बहुत कम कर पाते हैं। तो वही बात कवि भी कह रहा है कि मैंने भी कविताओं में ही पढ़ा है कि उस दिन यानी बसंत ऋतु में क्या क्या होता आया है, और वो क्या क्या होता आया है वो यहां आगे की 2-4 लाइन में लिखा है। वो क्या लिखा है देख लीजिए। कविता में उसने पढ़ा कि पलाश के जंगल होते हैं, पलाश के जंगल यानी पलाश का एक फूल होता है, और वो फूल इन्हीं दिनों में खिलता है। और पलाश का जो फूल होता है ना, वो पीला लाल इस तरह से होता है जैसे कहीं आग लगी हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो जंगल की आग को मतलब प्रतीत करता है, ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी हुई हो। दरअसल वो होते फूल ही हैं, लेकिन फूल का कलर ही ऐसा होता है कि वो जैसे कोई जंगल में आग लगी हो। वो बसंत ऋतु में ही होती है। और कविताओं में क्या पढ़ा कि आम के बीज फूटते हैं, आम के बीज फूट जाते हैं, ये बसंत ऋतु में ही होता है। बाग बगीचे खिल उठते हैं, कोयल और भौरे
अपना अपना कृत करती हैं। कृत करना मतलब अपना अपना कार्य करती हैं। अपना मतलब कार्य क्या, कि जैसे एक फूल से दूसरी फूल, कूकना और रस पीना, इस तरह की हरकतें वो उनका एक अभ्यास होता है, कोयल का, भंवरों का, इनका। तो वो अपना अपना कृत करेंगी। ऐसा ये सब बातें एक कविता में पढ़ी हैं। किसने? कवि ने। वही बात अब कवि इस कविता में बता रहा है। क्या कहता है? और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था, क्या पता था, कि दहर दहर दहकेंगे। पहले शब्दार्थ दिखा देता हूं और अच्छे समझ में आएगा। दहर दहर का मतलब होता है धधक धधक कर, यानी काफी तेज आग से, और दहकेंगे मतलब जलेंगे। कौन? ढाक के जंगल। ढाक मतलब होता है प्लाश, प्लाश एक फूल का नाम। तो ये बात कविताओं को पढ़ने से पता चला था कि ढाक के जो जंगल हैं, मतलब प्लाश के फूल जहां खिलते हैं, वो तो धधक धधक कर जल रहे होंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा होगा जैसे जल रहे हैं। आम बोर आवेंगे। आम बोर, बोर का मतलब होता है बीज फूटना। तो आम के जो बीज हैं वो आ जाएंगे, अर्थात वो फूट पड़ेंगे। ऐसा ही कुछ अभी तक हमने पढ़ा। और क्या क्या कविताओं में कवि ने पढ़ा है वो आगे में लिखा हुआ है। देखो, रंग रस गंध, देखो तीन चीजें हैं, रंग भी, रस भी और गंध भी, से लदे फंदे दूर के विदेश के, मतलब ये विदेशों तक वो फूल खिलेंगे। किस चीज के? अलग अलग प्रकार के। कब? जब वसंत ऋतु आती है। तो वसंत ऋतु आती है तो अलग अलग प्रकार के जो रंग है, रस है, गंध है, ये चारों तरफ हमें देखने को मिलती है। ये बात वसंत ऋतु में होती है। वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। नंदन वन कौन से? आनंददायी वन, मतलब जो वन है वो खिल उठेंगे। वैसे नंदन वन को दूसरे शब्दों में इंद्र का वन भी कहते हैं, इंद्र देवता का वन। तो इंद्र भगवान का जो वन है वो यशस्वी होंगे। यशस्वी यानी बहुत अच्छे खिल उठेंगे, उनको एक आशीर्वाद मिलेगा, अर्थात वो जीवित हो उठेंगे। बच्चों, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तरुवर का अर्थ बताया था। एक बार जल्दी से इसका अर्थ कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से अभी तक भी सुन रहे हैं। आगे देखो, मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। मैंने बताया था ना, कोयल हो, भौरा हो। मैं शब्दार्थ दिखाता हूं और अच्छे समझ में आएगा। देखो, मधुमस्त का मतलब पुष्पों का रस पीकर मस्ती से जो बना रहे। कौन? पीक, भौर, यानी पीक मतलब कोयल, और भौर का मतलब होता है भौरे। आदि अपना अपना कृतित्व करेंगे। कृतित्व का मतलब कार्य करेंगे, कार्य करके अभ्यास करके दिखाएंगे। अर्थात ये उनकी ऋतु होती है। किनकी? इन पशु पक्षियों की। इन पक्षियों की खूब अच्छी ऋतु मानी जाती है, क्योंकि इन्हीं मौसम में तो इनको फूलों का रस अच्छा अच्छा मिल जाता है। तो क्या कहा है कि ये सब लोग अपना अपना कृतित्व करेंगे, अपना अपना कार्य अभ्यास करके दिखाएंगे। अब इन दो लाइन में क्या बताया है, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या कहा है कवि ने? कवि कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस नए के बराबर के दिन को, मतलब मैं तो ऐसा मानता था कि मेरे लिए नॉर्मल डे है, मतलब कोई खास दिन थोड़ी है, नए के बराबर दिन है, मुझे, मेरे लिए कोई विशेष नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे जानूंगा इस दिन को, यानी जो मैंने कविताओं में पढ़ा था वो आज ऐसा आ गया है। और मैं नहीं जानता था कि मैं इस दिन को इस तरह से समझूंगा जैसा मैं अब समझ रहा हूं, यानी जो कविता में उसने समझा। तो ऐसा ही कुछ लिखा है, देखते जाइए, सुनते जाइएगा। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, मतलब मैं नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, कि आज के इस नगण्य दिन को मैं ऐसे जानूंगा। नगण्य मतलब नए के बराबर, मेरे लिए नए के बराबर था ये दिन। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं, जैसे मैंने अब जाना है, ये लिखा हुआ आगे, जैसे मैंने जाना, जैसे मैंने अब जाना है, मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसे जानूंगा, मैं ऐसा एहसास करूंगा कि मुझे पता चलेगा कि इस दिन वसंत आ गया है। मैं ऐसा एहसास पहली बार कर रहा हूं। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें भी पढ़नी है। लेकिन इसके साथ साथ दो चीजें और भी आपको मिलेंगी। क्या? एक तो सप्रसंग व्याख्या, जो आप शायद रिटर्न में चाहते हो तो आप उसको भी पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसका दूसरा पार्ट भी देखना, वो है तोड़ो, वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजों के लिए आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर एक ही लिंक पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कौन सा लिंक? लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, उसमें आप जब क्लिक करोगे कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी A to Z, वो भी एक ही पेज पर, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो वो जरूर क्लिक करके देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितना अच्छे से समझा है, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बंगले के किस वृक्ष पर बैठी चिड़िया अपनेपन और मिठास से भरे स्वर में कुहकी। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। बंगले के किस वृक्ष पर बैठी चिड़िया अपनेपन और मिठास से भरे स्वर में कुहकी, यानी कौन से पेड़ पर कूक रही थी। ऑप्शन ए
आम के, बी अशोक के, सी गुलमोहर के, डी नीम के। आपके 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक के। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। कवि के दफ्तर में छुट्टी किस बात का प्रमाण था? आपके ऑप्शन ए दशहरे का, बी दिवाली का, सी ईद का, डी वसंत पंचमी का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? बच्चों आपके ऑप्शन ए पलाश के जंगलों में लगी आग, बी पेड़ों से पत्तों का झरना, सी नव निर्माण करना, डी मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटना। आपके ऑप्शन 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कविता में नंदनवन किसे कहा गया है? बच्चों ध्यान से सुनना इस ऑप्शंस को। ऑप्शन ए कपिल मुनि का आश्रम, बी सिंधु देव का क्षेत्र, सी चंद्रदेव का उद्यान और डी इंद्र का उद्यान। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। उसमें आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।